नमस्कार दोस्तों, मैं तारा आपका स्वागत करती हूँ कंत कहानी की नई कड़ी में। आज का कंत फैसला मशहूर लेखक श्री भीष्म साहनी जी का है। उन्हें पद्म भूषण, साहित्य अकादमी जैसे पुरस्कारों से नवाजा गया। उनके उपन्यास तमस से ही गोविंद निहलानी ने तमस नाम का टीवी सीरियल बनाया था, जिसमें ओमपुरी, दीपा शाही जैसे कलाकारों ने अदाकारी की थी। झरोखे, बसंती, नीलोफर, कुंतो आदि उनके प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास हैं। इसके अलावा कई शॉर्ट स्टोरीज और प्ले राइटिंग भी की उन्होंने अपने बड़े भाई बलराज साहनी की बायोग्राफी बलराज माय ब्रदर भी लिखी। आज आपको मैं सुनाने जा रही हूँ फैसला। तो शुरू करती हूँ। फैसला भाग 1। उन दिनों हीरालाल और मैं अक्सर शाम को घूमने जाया करते थे। शहर की गलियां लांघकर हम शहर के बाहर खेतों की ओर निकल जाते थे। हीरालाल को बातें करने का शौक था और मुझे उसकी बातें सुनने का। वह बातें करता तो लगता जैसे जिंदगी बोल रही है। उसके किस्से कहानियों का अपना फलसफाना रंग होता। लगता जो कुछ किताबों में पढ़ा है सब गलत है। वास्तविकता की दुनिया का रास्ता ही दूसरा है। हीरालाल मुझसे उम्र में बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन उसने दुनिया देखी है। बड़ा अनुभवी और पैनी नजर का आदमी है। उस रोज हम गलियां लांघ चुके थे और बाग की लंबी दीवार को पार कर ही रहे थे जब हीरालाल को अपने परिचय का एक आदमी मिल गया। हीरालाल उसके पास गया, बड़े तपाक से उससे बतियाने लगा, मानो बहुत दिनों बाद मिल रहा हो। फिर मुझे देखकर बोला, आओ मैं तुम्हारा परिचय कराऊं, यह शुक्ला जी हैं। और गदगद आवाज में कहने लगा, इस शहर में चिराग लेकर भी ढूंढने जाओ तो इन जैसा नेक आदमी तुम्हें नहीं मिलेगा। शुक्ला जी के चेहरे पर विनम्रतावश हल्की सी लाली दौड़ गई। उन्होंने हाथ जोड़े और एक धीमी सी झेप भरी मुस्कान उनके होंठों पर कांपने लगी। इतना नेक सीरत आदमी ढूंढे भी नहीं मिलेगा। जिस ईमानदारी से इन्होंने जिंदगी बिताई है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। यह चाहते तो महल खड़े कर लेते, लाखों रुपया इकट्ठा कर लेते। शुक्ला जी और ज्यादा झेपने लगे। तभी मेरी नजर उनके कपड़ों पर गई। उनका लिबास सचमुच बहुत सादा था। सस्ते से जूते, घर का धुला पजामा, लंबा बंद गले का कोट और खिचड़ी मूछें। मैं उन्हें हेड क्लर्क से ज्यादा का दर्जा नहीं दे सकता था। जितनी देर उन्होंने सरकारी नौकरी की, एक पैसा कभी नहीं लिया। अपना हाथ साफ रखा। हम दोनों एक साथ ही नौकरी करने लगे थे। यह पढ़ाई के फौरन बाद कंपटीशन में बैठे थे और कामयाब हो गए थे और जल्दी ही मजिस्ट्रेट बनकर फिरोजपुर में नियुक्त हुए थे। मैं भी उन दिनों वहीं पर था। मैं प्रभावित होने लगा। शुक्ला जी अभी लजाते हाथ जोड़े खड़े थे और अपनी तारीफ सुनकर सिकुड़ते जा रहे थे। इतनी सी बात तो मुझे भी खटकी कि साधारण कुर्ता पजामा पहनने वाले लोग आमतौर पर मजिस्ट्रेट या जज नहीं होते। जज होता तो कोट पतलून होती, 2-3 अर्दली आसपास घूमते नजर आते। कुर्ता पजामा में भी कोई न्यायाधीश हो सकता है। इस झेप, विनम्रता, प्रशंसा में ही ये बात रह गई कि शुक्ला जी अब कहाँ रहते हैं। क्या रिटायर हो गए हैं या अभी भी सरकारी नौकरी करते हैं। और उनका कुशल क्षेम पूछकर हम लोग आगे बढ़ गए। ईमानदार आदमी क्यों इतना ढीला डाला होता है, क्यों सकुचाता झेपता रहता है, यह बात कभी भी मेरी समझ में नहीं आई। शायद इसलिए कि यह दुनिया पैसे की है। जेब में पैसा हो तो आत्मसम्मान की भावना भी आ जाती है, पर अगर जूते सस्ते हों और पाजामा घर का धुला हो तो दामन में ईमानदारी भरी रहने पर भी आदमी झेपता सकुचाता ही रहता है। शुक्ला जी ने धन कमाया होता, भले ही बेईमानी से कमाया होता, तो उनका चेहरा दमकता, हाथ में अंगूठी दमकती, कपड़े चमचम करते, जूते चमचमाते, बात करने के ढंग से ही रौब झलकता। खैर, हम चल दिए। बाग की दीवार पीछे छूट गई। हमने पुल पार किया और शीघ्र ही प्रकृति के विशाल आंगन में पहुंच गए। सामने हरे भरे खेत थे और दूर नीलिमा की झीनी चादर ओढ़े छोटी छोटी पहाड़ियां खड़ी थी। हमारी लंबी सैर शुरू हो गई थी। इस माहौल में हीरालाल की बातों में अपने आप ही फिलॉसफी झलकने लगती थी।
एक प्रकार की तटस्थता, कुछ कुछ वैराग्य सा, मानो प्रकृति की विराट पृष्ठभूमि के आगे मानव जीवन के व्यवहार को देख रहा हो। थोड़ी देर तक तो हम चुपचाप चलते रहे। फिर हीरालाल ने अपनी बाह मेरी बाह में डाल दी और धीमे से हंसने लगा। सरकारी नौकरी का उसूल ईमानदारी नहीं है, दफ्तर की फाइल है। सरकारी अफसर को दफ्तर की फाइल के मुताबिक चलना चाहिए। हीरालाल मानो अपने आप से बातें कर रहा था। वह कहता गया, इस बात की उसे फिक्र नहीं होनी चाहिए कि सच क्या है और झूठ क्या है, कौन क्या कहता है। बस यह देखना चाहिए कि फाइल क्या कहती है। यह तुम क्या कह रहे हो? मुझे हीरालाल का तर्क बड़ा अटपटा लगा। हर सरकारी अफसर का फर्ज है कि वह सच की जांच करे। फाइल में तो अंट शंट भी लिखा रह सकता है। ना ना ना, फाइल का सच ही उसके लिए एकमात्र सच है। उसी के अनुसार सरकारी अफसर को चलना चाहिए, ना 1 इंच इधर ना 1 इंच उधर। उसे यह जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि सच क्या है और झूठ क्या है। यह उसका काम नहीं। बेगुनाह आदमी बेशक पिसते रहे। हीरालाल ने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। इसके विपरीत मुझे इन्हीं शुक्ला जी का किस्सा सुनाने लगा। शायद इन्हीं के बारे में सोचते हुए उसने यह टिप्पणी की थी। जब यह आदमी जज होकर फिरोजपुर में आया तो मैं वहीं पर था। यह उसकी पहली नौकरी थी। यह आदमी सचमुच में इतना नेक, इतना मेहनती, इतना ईमानदार था कि तुम्हें क्या बताऊं। सारा वक्त इसे इस बात की चिंता लगी रहती थी कि इसके हाथ से किसी बेगुनाह को सजा न मिल जाए। फैसला सुनाने से पहले इससे भी पूछता, उससे भी पूछता कि असलियत क्या है, दोष किसका है, गुनहगार कौन है। मुलजिम तो मीठी नींद सो रहा होता और जज की नींद हराम हो जाती थी। अगर मैं भूल नहीं करता तो अपनी माँ को इसने वचन भी दिया था कि वह किसी बेगुनाह को सजा नहीं देगा। ऐसी ही कोई बात उसने मुझे सुनाई भी थी। छोटी उम्र में सभी लोग आदर्शवादी होते हैं, वह जमाना भी आदर्शवाद का था, मैंने जोड़ा। पर हीरालाल कहे जा रहा था। आधी आधी रात तक केस से संबंधित पुस्तकें, रिकॉर्ड्स पढ़ता और मेज से चिपटा रहता। उसे यही डर खाता था कि उससे कहीं भूल ना हो जाए। एक एक केस को बड़े ध्यान से जांचा करता था। फिर यूं हाथ झटक कर और सिर टेढ़ा कर कर मानो इस दुनिया में सही क्या है और गलत क्या है इसका अंदाज लगा पाना कभी संभव ही ना हो। हीरालाल कहने लगा, उन्हीं दिनों फिरोजपुर के नजदीक एक कस्बे में एक वारदात हो गई और केस जिला कचहरी में आया। मामूली सा केस था। कस्बे में रात के वक्त किसी राह जाते मुसाफिर को पीट दिया गया था और उसकी टांग तोड़ दी गई थी। पुलिस ने कुछ आदमी हिरासत में ले लिए थे और मुकदमा इन्हीं शुक्ला जी की कोर्ट में पेश हुआ था। अब जिन लोगों को हिरासत में ले लिया गया था उनमें इलाके का जिलेदार और उसका जवान बेटा भी शामिल थे। पुलिस की रिपोर्ट थी कि जिलेदार ने अपने लठैत भेजकर उस राहगीर को पिटवाया है और जिलेदार खुद भी पीटने वालों में शामिल है। साथ में उसका जवान बेटा और कुछ अन्य लठैत भी थे। मामला वहां रफा दफा हो जाता अगर उस राहगीर की टांग न टूट गई होती। मामूली मारपीट की तो पुलिस परवाह नहीं करती, लेकिन इस मामले को तो पुलिस नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। खैर, गवाह पेश हुए। पुलिस ने भी मामले की तहकीकात की और पता यही चला कि जिलेदार ने उस आदमी को पिटवाया है और पीटने वाले राहगीर को अधमरा समझकर छोड़ गए थे। 3 महीने तक केस चलता रहा। केस में कोई उलझन, कोई पेचीदगी नहीं थी, पर हमारे शुक्ला जी को चैन कहाँ। इधर जिलेदार के हिरासत में लिए जाने पर, हालांकि बाद में उसे जमानत पर छोड़ दिया गया था, कस्बे भर में तहलका सा मच गया था। जिलेदार को तो तुम जानते हो ना। जिलेदार का काम मालगुजारी उगाना होता है और गांव में उसकी बड़ी हैसियत होती है। यूं वह सरकारी कर्मचारी नहीं होता। तो जब फैसला सुनाने की तारीख नजदीक आई तो शुक्ला जी की नींद हराम। कहीं गलत आदमी को सजा न मिल जाए, कहीं कोई बेगुनाह मारा ना जाए। उधर पुलिस तहकीकात कर रही थी, इधर शुक्ला जी ने अपनी प्राइवेट तहकीकात शुरू कर दी। इससे पूछ, उससे पूछ। जिस दिन फैसला सुनाया जाना था उस एक दिन पहले शाम को यह सज्जन
उस कस्बे में जा पहुंचे और वहां के तहसीलदार से जा मिले। वह उनकी पुरानी जान पहचान का था। उन्होंने उससे भी पूछा कि भाई, अंदर की बात क्या है? तुम तो कस्बे के अंदर ही रहते हो, तुमसे तो कुछ छुपा नहीं रहता है। अब जब तहसीलदार ने देखा कि जिला कचहरी का जज चलकर उसके घर आया है और जज का बड़ा रुतबा होता है, उसने अंदर की सही सही बात शुक्ला जी को बता दी। शुक्ला जी को पता चल गया कि सारी कारस्तानी कस्बे के थानेदार की है, कि सारी शरारत उसी की है। उसकी कोई पुरानी रंजिश जिलेदार के साथ थी और वह जिलेदार से बदला लेना चाहता था। एक दिन कुछ लोगों को भिजवाकर एक राह जाते मुसाफिर को उसने पिटवा दिया, उसकी टांग तुड़वा दी और जिलेदार और उसके बेटे को हिरासत में ले लिया। फिर एक के बाद एक झूठी गवाही। अब कस्बे के थानेदार की मुखालफत कौन करे? किसकी हिम्मत? तहसीलदार ने शुक्ला जी से कहा कि मैं कुछ और तो नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूं कि जिलेदार बेगुनाह है, उसका इस पिटाई से दूर का भी वास्ता नहीं। आज का कंठ यहीं तक था। क्या सचमुच जिलेदार बेगुनाह है? शुक्ला जी ने क्या फैसला किया होगा और उनके लिए फैसले से उनके करियर पर क्या प्रभाव पड़ा, ये जानने के लिए जल्दी लेकर आऊंगी इस कहानी का दूसरा हिस्सा। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।